हेलो गाइज। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता क्या होती है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। और नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती है। ये एक जो है संवैधानिक अधिकार है और ये है संविधान में इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद, संविधान में जो इसका वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब नागरिकता क्या है, हाल ही में आपने देखा होगा कि एक विधेयक है CAA, NRC और NPR को लेकर हमारे देश में काफ़ी हंगामा है। ये क्या बिल है और क्या इनके प्रावधान है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे संविधान में नागरिकों के विषय में क्या प्रावधान दिए गए हैं या संसद उसमें क्या चेंज कर सकती है। जैसे CAA क्या है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कैसे आया, ये कैसे बना, इसके विषय में हम पहले जान लेंगे तो हमें ये जानना आसान हो जाएगा कि इस बिल में क्या है और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। या NRC क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक, और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इनमें क्या समानता है या इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रारंभ में। जो हमारा देश है और हमारे देश का जो संविधान है उसमें एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें जो राज पद्धति का प्रकार है वो 2 प्रकार की राज पद्धति है, या इसे हम लिख सकते हैं द्विराज पद्धति को अपनाया गया है। पहली क्या है, केंद्र, और दूसरा में क्या है, राज्य। हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमने द्विराज पद्धति अपनाई है, एक केंद्र की और एक राज्य की। लेकिन हमने इनमें क्या रखा है कि जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता को हमने एकल स्वरूप प्रदान किया है। जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या स्विट्जरलैंड, यहाँ पर भी 2 ही प्रकार की राज्य पद्धति होती है, लेकिन यहाँ पर हर नागरिक की 2 नागरिकताएं होती हैं। जैसे स्टेट की या राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र में उसकी अलग नागरिकता होती है। लेकिन हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम ज़्यादा है और अन्य बहुत सारी विविधताएं हैं, जिस कारण हमारे देश में नागरिकता का एक ही प्रावधान रखा है ताकि किसी के साथ भेदभाव की प्रक्रिया ना हो आदि। ठीक है, इसलिए हमने एकल नागरिकता रखी है। आगे चलते हैं। नागरिकता जो बनी है वो नागरिक से बनी है। और नागरिक क्या होते हैं, नागरिक वो व्यक्ति होते हैं जो किसी देश के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं और उन्हें जो है उस देश के सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक जो देश के मूल निवासी होते हैं या देशी नागरिक होते हैं, दूसरे विदेशी नागरिक होते हैं। ठीक, जो देश के नागरिक होते हैं उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। और विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो शत्रु देश के नागरिक हैं और दूसरे जो मित्र देश के नागरिक होते हैं। शत्रु देश वो होता है जिनसे हमारे देश का युद्ध चलता हुआ होता है और मित्र देश वो होता है जिन देशों से हमारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जो विदेशी नागरिक होते हैं इन्हें पूर्ण रूप से राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ हमारे देश में जो मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार भी विदेशियों के लिए नहीं है, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, जैसे 15, 16 और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30 आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। कि नागरिकता का अर्थ और इसका महत्व। ठीक, हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारे सिर्फ देश के नागरिकों के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 15 की, ये हम नेक्स्ट जो संविधान का भाग है, भाग 3,
मूल अधिकार, उसके अंतर्गत हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी खाली हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? 15 हमारा कहता है कि जन्म, मूलवंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जा सकता। ये हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा अनुच्छेद 16। ये जो है, ये लोक नियोजन है या राज्य के द्वारा जो निकाली गई नियुक्तियां हैं, उन पर जो है किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। हालांकि इनके अपने अपने अपवाद होते हैं, वो हम संविधान के भाग 3 में उनका अध्ययन करेंगे। फिर आता है एक हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमारी मूल रूप से 7 व्यवस्थाएं दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 ही व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो आती हैं मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता है और निवास करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद आते हैं हमारे 29 और अनुच्छेद 30। ये जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार हैं। ये वो मूल अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए ही प्रदत्त हैं, ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं दिए गए हैं। जो हमारे देश का नागरिक होता है उसे राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, भारत का महाअधिवक्ता बनने की योग्यता रखता है, या सोलिसिटर जनरल बनने की योग्यता रखता है, महान्यायवादी। ये वो अधिकार हैं जो नागरिक को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, तब उसमें एक देखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो। तो ये वो फायदे हैं जो भारत के नागरिक के लिए होते हैं। दूसरा क्या फायदे हैं कि वह लोकसभा या राज्य की विधानसभा में मताधिकार दे सकता है। दूसरा, संसद या राज्य के विधानमंडल का वो सदस्य बनने की योग्यता रखता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य उनके देश के प्रति होते हैं, जैसे टैक्स देना या संविधान का आदर करना, उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और देश की सुरक्षा करना आदि, जिन्हें हम संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्यों में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, इसका हम विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। जो हमारे इसके संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। और अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब यहां से हमें एक चीज पर ध्यान देना है, समझना है, चीजों को समझ लेंगे हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे संविधान का प्रारंभ, और संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो अनुच्छेद 5 हमें बताता है उनके बारे में जिन्हें संविधान के प्रारंभ पर नागरिक माना गया, या 26 जनवरी 1950 को किन किन शर्तों के आधार पर किन्हें नागरिक बनाया गया। इसकी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? होने पर वह व्यक्ति नागरिक बना जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो। भारतीय मूल के व्यक्ति के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे पहली व्यवस्था है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा कहता है कि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, माता या पिता अथवा दोनों भारत के नागरिक हों, या उनका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक। तीसरी व्यवस्था हमारी कहती है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अनुच्छेद 6 की तरफ। अनुच्छेद 6 हमारा कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, उनके विषय में नागरिकता। तो
इसके संबंध में भी दो कंडीशन हमारी दी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व 19 जुलाई 1948 से पूर्व से भारत में आया हो और उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था हमें कहती है कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया हो तो उसे जो है पंजीकरण कराना पड़ेगा अपना, और पंजीकरण कराने से पूर्व वह 6 माह तक पंजीकरण से पूर्व 6 माह तक भारत में निवास किया हो, उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 पर चलते हैं। आर्टिकल 7। अनुच्छेद 7 हमारा कहता है कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के से संबंध है, यह आशय है कि वह व्यक्ति जो पहले भारत से पाकिस्तान को चले गए लेकिन फिर वापस वो भारत में लौट आए तो उनके नागरिकता अधिकार या वो नागरिक कैसे बन सकते हैं, तो इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई और वह समय सीमा थी 1 मार्च 1947। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद जो है भारत से चले गए किंतु वे वापस भारत लौट आए, तो उन्हें जो है भारत में पंजीकरण कराना पड़ेगा, और वही पंजीकरण से पूर्व वह 6 माह तक भारत में रहे हों। ये हमारा अनुच्छेद 7 कहता है। और भारत में रहने के इच्छुक हों तो उन्हें जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 हमारा कहता है, जो अनुच्छेद 8 है हमारा, वो उन व्यक्तियों के बारे में नागरिकता अधिकार प्रदान करता है जो भारत के नागरिक हैं लेकिन कहीं और रह रहे हैं, या भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। ठीक। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादी दादा वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, और उन्हें क्या कराना पड़ेगा, उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा या एक पार्षदीय प्रक्रिया के द्वारा पंजीकरण कराना पड़ेगा, और इस प्रकार से वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये था हमारा अनुच्छेद 8। उसके बाद आता है अनुच्छेद 9, और अनुच्छेद 9 हमारा कहता है हमारा कि वह व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, उनका नागरिक ना रहना। ठीक। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने जो भारत के नागरिक हैं लेकिन अन्य देश में रह रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ रहते रहते उन्होंने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो वो जो है भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जैसे संविधान के प्रारंभ पर जब देशों का बंटवारा हुआ तो कुछ जनसंख्या पाकिस्तान चली गई, तो वहाँ वो वहीं के नागरिक बन गए, तो उनकी स्वतः ही यहाँ की नागरिकता खत्म हो गई। या बहुत से जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं वो अमेरिका में जाकर रहने लगते हैं और वहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो उनकी जो है यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाती है स्वतः ही। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 9। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 10, और अनुच्छेद 10 क्या है कि ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो वह नागरिक है। ठीक है। इसके बारे में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 10 में दिया गया है। उसके बाद हमारा जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11, संसद कानून बनाकर नागरिकता अधिनियम को विनियमित कर सकती है।
ठीक है। और इसी अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद ने एक नागरिकता अधिनियम 1955 की स्थापना की। नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे कहते हैं हम सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक, इसमें अभी तक संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन हुआ इसमें 1986 में, उसके बाद हुआ 1992 में, उसके बाद हुआ 2003 में, फिर हुआ 2005 में और अब हुआ 2019 में। कुल मिलाकर इसमें जो संशोधन हुए वो 5 संशोधन अब तक हो चुके हैं, जिसे हम कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ऐसे 1992, 2003, 2005, 2019, और इसे ही इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, या कोई सा भी ईयर ले लीजिए, या CAA 2019। और CAA पर ही बवाल है, और वो क्या है ये हम देखेंगे। उसको देखने से पहले हमें ये देखना ज़्यादा जरूरी है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं और इनमें क्या क्या संशोधन अभी तक हुए हैं, और CAA हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारा 2019 में ऐसे क्या प्रावधान हैं। तो आइए देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955।